1965 भारत पाक युद्ध। कल आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान की हुकूमत ने भारत के खिलाफ युद्ध की साजिश रची। 1964 से 65 के बीच भारतीय फौज की ताकत को आंकने के लिए हल्के हमले किए और 1965 में कच्छ सिंध समझौते पर दस्तखत कर शांति का भरोसा दिया। और अब देखिए कैसे पाकिस्तान ने समझौते की आड़ में भारत के साथ दगा किया। रन ऑफ कच्छ की छोटी सी लड़ाई और कच्छ सिंध समझौते को राष्ट्रपति अयूब खान अपनी जीत मान बैठे थे। अब उन्होंने बड़ी जीत का मुगालता पाल लिया था। पाकिस्तान के हुक्मरान को उम्मीद थी कि भारतीय फौज आसानी से उनके सामने घुटने टेक देगी। जल्द ही पाकिस्तानी फौज ने बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के बाद अब बारी थी ऑपरेशन जिब्राल्टर की। जुलाई 1965 के दिन कच्छ सिंध समझौते के बाद कच्छ से पाकिस्तानी फौज वापस जाने लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज के मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक एक दूसरी साजिश को अंजाम देने में जुटे थे। जनरल हुसैन मलिक के नेतृत्व में पाकिस्तान कश्मीर पर हमले की रणनीति बना रहा था। 26 मई 1965 तक जिब्राल्टर ऑपरेशन के तहत 30,000 पाकिस्तानी सैनिक मुरी इलाके में इकट्ठा हो चुके थे। जुलाई के दूसरे हफ्ते में अयूब खान ने मुरी में पहले से तैनात फौज को हमला करने का हुक्म दिया। फील्ड मार्शल अयूब खान उस वक्त प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक 7 डिवीजन के कमांडर थे और उन्होंने ये प्लान बनाया ऑपरेशन जिब्राल्टर का, जिसके तहत गुरिल्ला फोर्सेस रेज किए गए। कोई 8 ग्रुप गुरिल्लास के वो भेजे गए, वो अपने श्रीनगर की तरफ भेजे जाने थे। उड़ी और पुंछ से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करना था और कोई 10 और ग्रुप जो थे वो दक्षिण की तरफ से, दक्षिण कश्मीर की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करने थे। कोई 20,000 पाकिस्तान की फ़ौज के सैनिक वो सिविल ड्रेस लिबास डाल के इन्फिल्ट्रेटर्स के रूप में, उनका प्लान था वो वहाँ इन्फिल्ट्रेट करें। जिब्राल्टर फोर्सेस अलग अलग ग्रुप में भारत पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ने लगी। जिब्राल्टर ऑपरेशन के तहत इन समूहों को तारिक फोर्स, कासिम फोर्स, खालिद फोर्स, गजनबी फोर्स, सलाउद्दीन फोर्स और बाबर फोर्स नाम दिए गए थे। आधुनिक हथियारों से लैस 8 समूहों में बटे पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर के करगिल, गुरेज, टिटवाल, उड़ी, गुलमर्ग, श्रीनगर, मंडी, राजौरी, मेंढर, पुंछ और नौशेरा में घुसपैठ शुरू कर दी। भारतीय सेना ने 62 के बाद अपना आधुनिकीकरण शुरू किया और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि इतना इंतज़ार करे कि हिंदुस्तान आर्मी फिर पूरे तरीके से तैयार हो जाए, उनका मुकाबला कर सके। इसलिए उन्होंने 65 में, जबकि हमारी तैयारी अभी अधूरी थी, कश्मीर में ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। अगली उनकी जो इंटेलिजेंस थी वो भी गलत निकली। उनका ख्याल था कि हर कश्मीरी विद्रोह करने के लिए तैयार है और जो ही उनकी फोर्सेस जब रजाकार इन्फिल्ट्रेटर्स आएंगे तो उनके साथ मिल जाएंगे। भारतवर्ष ने सबसे पहले जो खबर हमको आई ये पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स के बारे में, वो गुज्जर वहाँ के जो लोकल थे उन्होंने भारत की फ़ौज को बताया कि ये लोग आ गए हैं। भारत की फ़ौज ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ। इनको काफ़ी राउंड अप कर लिया गया और जवाबी कार्रवाई में हमारी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर सबसे पहले तो कारगिल में 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण चौकियों पर कब्जा किया। 1965 के अगस्त महीने के पहले सप्ताह में पाकिस्तान ने सीमा पार करना शुरू कर दिया था। 8 अगस्त को कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की खबर आई। खबर मिलते ही रक्षा मंत्री YB चौहान विशाखापट्टनम से दिल्ली लौटे और आपात बैठक बुलाई गई। पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की आपात बैठक में सभी वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए।
70 मिनट तक चली इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से की जा रही घुसपैठ और हमले के मसले पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान की मंशा को समझ चुके थे। घुसपैठियों से मिले हथियार और जानकारी से दुश्मन के इरादे जाहिर थे। 65 वार का मुद्दा तो वही था कि भाई उन्होंने कोशिश की थी कि भाई किसी तरह वैली कैप्चर कर ले, और ये इन्फिल्ट्रेटर या वगैरह इसीलिए भेजे थे। पाकिस्तान की सलाउद्दीन फोर्स श्रीनगर तक पहुंचने में कामयाब रही थी। सलाउद्दीन फोर्स के लड़ाकों ने श्रीनगर के रेडियो स्टेशन और हवाई पट्टी पर कब्जा कर लिया था। 7 अगस्त को पाकिस्तानी घुसपैठियों के बारे में भारत सरकार को जानकारी हासिल हुई और 8 अगस्त को हिंदुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया। 8 अगस्त को ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पाकिस्तानी फौज की घुसपैठ की खबर विस्तार से बताई गई। आपात बैठक में शामिल हुए सेना प्रमुखों को प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को जवाब देने के निर्देश दे दिए। सेना अध्यक्षों ने शास्त्री को बताया था कि सीमा पर नजर रखी जा रही है और सेना का पूरा नियंत्रण है। कई हमलावर और घुसपैठिए गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री शास्त्री ने भी घुसपैठ को रोकने के लिए सेना प्रमुख जनरल JN चौधरी को जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी कर दिए। अगस्त के दूसरे हफ्ते तक ये साफ हो चुका था कि जम्मू कश्मीर में हो रही घुसपैठ के पीछे पाकिस्तानी फौज का हाथ है। गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने हालात का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा किया। दिल्ली लौटने के बाद गृह मंत्री नंदा ने पत्रकारों से साफ कहा कि कश्मीर में हो रही घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान है। घुसपैठिए पाकिस्तान सेना के सैनिक हैं। उन दिनों पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर केवल सिंह थे। हाई कमिश्नर केवल सिंह ने रावलपिंडी में जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात की। सीमा पर हो रही घुसपैठ के मसले पर केवल सिंह ने जुल्फिकार के सामने भारत की नाराजगी जाहिर की। केवल सिंह ने कड़े शब्दों में भुट्टो से कहा, अगर युद्ध विराम रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही घुसपैठ बंद नहीं की जाती तो पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कहा जाता है कि इस मीटिंग में विदेश मंत्री जुल्फिकार भुट्टो पौने घंटे तक चुप रहे और भारत के हाई कमिश्नर केवल सिंह की बातें सुनते रहे थे। दरअसल पाकिस्तान के मंसूबे कुछ और ही थे। इसीलिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने केवल सिंह की बातों को नजरअंदाज कर दिया था। पाकिस्तान साजिश के तहत गलत प्रचार में भी लगा था। पाकिस्तानी रेडियो और अखबारों से दावा किया जा रहा था कि भारत के खिलाफ नाराज कश्मीरी जनता ने हथियार उठा लिए हैं। अयूब खान ने भी बयान जारी कर कहा कि भारत कश्मीर में हो रही समस्या को गंभीरता से ले। The Indian rulers find that their adventure in imperialism, which started with the subjugation of Junagadh and Hyderabad and later brought Goa under their occupation, is in serious jeopardy in Kashmir. The people of Jammu and Kashmir who had been living under Indian colonial oppression have risen in open revolt. India blames us for supporting these valiant fighters against Indian tyranny. We are doing no more than what we have always pledged to do, which is to support the people of Kashmir in exercising their right of self-determination as pledged to them by the United Nations, Pakistan as well as India. India has dishonored her pledge. Pakistan shall honor it. भुट्टो साहब को ये ख्याल था कि इधर ये हम जाएंगे और उधर वैली के लोग उठ जाएंगे, ये उन्होंने मुझे कहा। और जनरल अयूब ने कहा कि मैंने भुट्टो को कहा भी था कि अगर मैं ये कश्मीरियों को जानता हूँ, उस वक्त उनको हाथों कहते थे, कि ये हाथों तो कभी नहीं उठेंगे जो तुम कर लो, और वो मेरी बात ठीक है। Well, it's the first time that I heard of it, that there has been, according to your papers, a clash between our troops and the Indian troops. पाकिस्तान की तरफ से हो रही बयानबाजी और गलत प्रचार के जवाब में 13 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आकाशवाणी से देश के नाम संदेश दिया। प्रधानमंत्री शास्त्री ने कहा, जम्मू कश्मीर में हो रही
पाक कार्रवाई भारत पर हर लिहाज से एक सोचा समझा हमला है। भारत इस चुनौती का पूरी ताकत से मुकाबला करेगा। हम पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि अगर वो हमारी भूमि के किसी हिस्से को ताकत के जोर पर हथियाने का ख्याल रखता है तो वह बड़ी भूल है। ताकत का जवाब ताकत से दिया जाए। भारत को आजाद हुए 18 साल पूरे हुए थे। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के काले बादल दूसरी बार छाए हुए थे। 15 अगस्त 1965 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री शास्त्री ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। वहाँ दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर पर हमला किया जा रहा है और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। 15 अगस्त के बाद युद्ध विराम रेखा पर पाकिस्तान ने हमले तेज कर दिए। 16 अगस्त को भारतीय फौज ने श्रीनगर लेह मार्ग की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया। भारतीय फौजियों ने जबरदस्त गोलीबारी कर पाकिस्तानी फौज को पीछे धकेल दिया और करगिल की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया। यूएन के हस्तक्षेप के बाद कच्छ सिंध समझौते में कारगिल की दोनों चौकियां पाकिस्तान के पास चली गई थी, लेकिन युद्ध के लिहाज से दोनों चौकियां बहुत महत्वपूर्ण थी। पाकिस्तानी फौज के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए इन चौकियों पर कब्जा करना जरूरी था। पाकिस्तानी सेना श्रीनगर लेह मार्ग को काटने के लिए इन्हीं चौकियों का इस्तेमाल करने वाली थी। करगिल की चौकियों पर कब्जा कर भारतीय फौज मजबूत स्थिति में आ गई थी। दूसरी तरफ युद्ध विराम रेखा पार कर घुसपैठिए भारतीय फौज को ललकार रहे थे। ये घुसपैठिए श्रीनगर के आसपास इलाकों में दहशत फैलाने के लिए आम नागरिकों के घरों में आग लगा रहे थे। अगस्त महीने में ही करीब 240 घरों में आग लगा दी गई। इस काम को पाकिस्तानी फौज ने अंजाम दिया। पाकिस्तान का मकसद भारत को अंदर और बाहर दोनों तरफ से कमजोर करना था। भारत पर हमला पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति थी। युद्ध की ये योजना पहले ही बन चुकी थी। इसके लिए चीन भी पाकिस्तान को मदद दे रहा था। पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों के पास से चीन में बने हथियार बरामद हुए थे। इससे एक बार फिर चीन के इरादे जाहिर हो गए। 62 के पहले स्पष्ट था कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर तनाव हो रहा है। 62 में एक लड़ाई लड़ी गई जिसमें भारत की शर्मनाक हार हुई। तो ये स्वाभाविक था कि चीन शत्रु के शत्रु को अपना मित्र समझता और पाकिस्तान के लिए भी स्वाभाविक था कि वो शत्रु के शत्रु को अपना मित्र समझता। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। इन्हीं दिनों कश्मीर के हालात का जायजा लेने संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑब्जर्वर ग्रुप कश्मीर पहुंचा। इस दल के प्रमुख जनरल रॉबर्ट एच निम्मो थे। यूएन के इस दल के सामने सेनाध्यक्ष जनरल JN चौधरी ने पाकिस्तान की करतूत के सारे सबूत पेश किए। घुसपैठियों से बरामद हुए ये हथियार इस तरफ साफ इशारा कर रहे थे कि भारत पर हमले के पीछे पाकिस्तान का शातिर दिमाग है। दुश्मन के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देना अब जरूरी हो गया था। 18 अगस्त 1965 को सेनाध्यक्ष जनरल JN चौधरी भारतीय फौज को हाजी पीर दर्रे पर हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दे चुके थे। जनरल चौधरी चाहते थे कि पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए 27 अगस्त तक हाजी पीर पर कब्जा करना रणनीतिक और राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा। रणनीति के मुताबिक 26 अगस्त की आधी रात को भारतीय फौज ने हाजी पीर पर जोरदार हमला बोला। हाजी पीर पर हमला करने की जिम्मेदारी 68 इन्फेंट्री डिवीजन को दी गई थी। इस डिवीजन की अगुवाई ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर ZA बख्शी कर रहे थे। यह हमला पूरी तैयारी से किया गया था।
कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी फौज को यहां से पीछे हटना पड़ा और 27 अगस्त को भारतीय फौज हाजी पीर पास पर कब्जा करने में कामयाब रही। मेजर रणजीत सिंह दयाल हाजी पीर पर हुई लड़ाई के हीरो थे। एक तरफ भारत सीमा पर युद्ध की आग में झुलसा था, तो दूसरी तरफ आर्थिक हालात भी बदतर थे। दोनों ही हालातों का खामियाजा शास्त्री सरकार को भुगतना पड़ रहा था। देश के बिगड़ते आर्थिक हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री शास्त्री को देश के भीतर ही विरोध झेलना पड़ा। अगस्त में सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। संसद में हुई 3 दिन की बहस के बाद अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। संसद में अविश्वास प्रस्ताव गिर जाने और सीमा पर भारतीय फौज की कामयाबी से प्रधानमंत्री शास्त्री जोश से भरे हुए थे। संसद में हुई बहस खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री शास्त्री ने कहा, ये समय आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं है। इस वक्त हमारी सरकार और हमारा देश अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। हम इसके बाद अधिक बलवान और उज्जवल होकर निकलेंगे। हाजी पीर पर मिली जीत युद्ध के लिहाज से बड़ी सफलता थी। 31 अगस्त 1965 को भारतीय फौज की कामयाबी की जानकारी रक्षा मंत्री वाई.बी. चौहान ने संसद में दी। भारतीय फौज की बहादुरी के सामने पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन जिब्राल्टर असफल हो गया था। हमारी फौज ने पाक हुकूमत के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया था। हाजी पीर दर्रा हाथ से निकल जाने से पाकिस्तान बौखला गया था। जल्द ही अयूब खान, जनरल अख्तर मलिक और जनरल मूसा ने भारत के खिलाफ नई साजिश रचनी शुरू कर दी। पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की तैयारी कर रहा था। जनाब, हमारा प्लान यहाँ से होते हुए कहा जाता है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू होने से पहले अयूब खान अपनी फौज की तैयारी देखने मुरी में थे। जनरल अख्तर मलिक राष्ट्रपति अयूब खान को ऑपरेशन जिब्राल्टर की योजना समझा रहे थे। बैठक के खत्म होने के बाद अयूब खान ने नक्शे पर अखनूर शहर पर उंगली रखी और पूछा, आप अखनूर को क्यों नहीं घेर? जनाब, अखनूर को घेरने के लिए तो बहुत सारे पैसे और आदमी की जरूरत होगी। इसकी चिंता आप नहीं करें। अयूब खान ने फौरन जरूरी इंतजामात के हुक्म जारी कर दिए। आप कब्जे की तैयारी करें। अखनूर पर कब्जे की इस योजना का नाम ही ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम पड़ गया, जो जिब्राल्टर के असफल होने के बाद लागू किया गया था। पाकिस्तान के सेना अधिकारी फिर से बड़े बड़े दावे कर रहे थे। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत अखनूर और अमृतसर पर हमला करने की योजना थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को यकीन हो चला था कि उनकी फौज भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। लेकिन तब तक अयूब खान इस बात से अनजान थे कि ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो चुका है। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम उनका जो एम था वो ये था कि वो छम जोरियाँ के इलाके से आके अखनूर ब्रिज पर कब्ज़ा करें। उसके 2 असर हो सकते थे। हमारी जो 25 डिवीज़न रजौरी डिवीज़न है, रजौरी पुंछ एरिया में है, वो कट ऑफ हो सकती थी क्योंकि वो एक ही रोड लिंक है। दूसरा, वहाँ से जम्मू को खतरा डालना आसान होता है क्योंकि जम्मू रोड लिंक है वहाँ पर। भारतीय सेना ने इसका मुकाबला किया। अगर फ़ौजों की आपस का संतुलन देखें दोनों का, तो आर्मर में बहुत सुपीरियर थे। हमारे पास तो AMX टैंक, जो फ्रेंच टैंक होते थे, हल्के टैंक, लाइट टैंक्स, उनके पास पैटर्न टैंक्स थे, M47 और 48। दूसरा, ग्राउंड पर भी उनकी 6-1 की मेजॉरिटी थी क्योंकि हमारे सुपीरियरिटी थी, हमारे इतनी फ़ौजें वहाँ पर नहीं थी। तो अगर वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ तो भारतीय सेना की लड़ाई अच्छी हुई वो तो एक बात है, लेकिन उन्होंने 1 सितंबर को डिव कमांडर चेंज कर दिया। उनके जो जनरल मलिक को हटा के याह्या खान को लगा दिया। तो जब कमांड चेंज होती है तो उसमें थोड़ी खलबली। उन्होंने 1 दिन ऑपरेशन डिले किया जब तक भारतीय सेना को तैयारी का मौका मिल गया। पाकिस्तान ने अब क्या किया, उसने देखा कि हमारी आर्मर्ड डिवीज़न सियालकोट सेक्टर में लग चुकी है। वो जानता था हमारे पास एक ही आर्मर्ड डिवीज़न है। उसकी जो 6th आर्मर्ड डिवीज़न हमारी आर्मर्ड डिवीज़न से लड़ रही थी, उसकी जो 1st आर्मर्ड डिवीज़न थी वो बिल्कुल खाली थी।
अब उसने जो हमारे दोनों हमले थे सियालकोट में और लाहौर में, उनके दक्षिण में अपनी आर्मड डिवीज़न को ले आया और कसूर से उसने हमला किया और उसका प्लान था कि सीधा हमारे हमलों के पीछे वो जाए और जो ब्यास ब्रिज है, ब्यास का पुल है, उस पर कब्जा कर ले। इससे बड़ी बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई। 1 सितंबर 1965 की सुबह पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत पूरी तैयारी से छंब के रास्ते से हमला बोला। इस हमले के बाद से ही 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई। इतिहास पर अगर नजर डालें तो भारत पर आक्रमण करने वाले बड़े हमलावर सिकंदर, महमूद, गजनी, बाबर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली सभी छंब के रास्ते ही आए थे। इसी ऐतिहासिक मार्ग से पाकिस्तानी सेना ने भी मोर्चा खोल दिया था। पाकिस्तान की फौज का लक्ष्य अखनूर पुल पर कब्जा करना था, जिससे पंजाब और कश्मीर के बीच यातायात को ठप किया जा सकता था। भारतीय फौज के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस हमले को नाकाम करना। भारतीय जवान भी अखनूर पुल को बचाने में जुट गए। पाकिस्तानी फौज के पास अमरीकी हथियार, अत्याधुनिक विमान और पैटर्न टैंक थे। बेहतर हथियारों के दम पर पाकिस्तान की सेना के हौसले बुलंद लग रहे थे। पाकिस्तान ने छम में भारतीय सेना पर तोपों से जबरदस्त हमला किया। अमेरिकी सप्लाई के होते हुए पाकिस्तान के पास एडवांटेज था। एयरफोर्स में उसके पास F-86 जहाज़ थे, जो कि हमारे वैम्पायर, तूफानी, मिस्टियर्स आदि से बहुत आला जहाज़ थे। जहाँ तक ज़मीनी फ़ौज का सवाल है, पाकिस्तान के पास हमारी एक आर्मर्ड डिवीज़न, उसकी 2 आर्मर्ड डिवीज़न थी, 1st और 6th आर्मर्ड डिवीज़न। हमको मालूम ही नहीं था कि उसने एक नई आर्मर्ड डिवीज़न खड़ी कर ली है, इतना इंटेलिजेंस का गैप था। नंबर 3 चीज़, पाकिस्तान की जो तोपखाना था वो अमेरिका ने सप्लाई किया हुआ था, 155 मिलीमीटर गन्स वगैरह, बहुत ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा हमारे जो हमलों के अंदर स्लो डाउन करने का जो श्रेय है वो पाकिस्तान की हवाई फ़ौज और पाकिस्तान के अमेरिका के सप्लाइड तोपखाने को जाता है। तो इसके बावजूद भी भारतवर्ष ने, हालांकि इक्विपमेंट में हम लोग को उनसे डिसएडवांटेज था, तब भी हमने इस लड़ाई में तकरीबन पाकिस्तान को काबू कर ही लिया था। ये किस्मत है उनकी कि वो बच गए और हमारी अभी तैयारी पूर्ण नहीं हुई थी। हमारी तैयारी पूर्ण हो गई थी 1971 तक, और तब तो सर्वविदित है कि क्या हमने हासिल किया। छम पर हमले वाले दिन सेना प्रमुख जनरल JN चौधरी श्रीनगर में ही थे। हमले की जानकारी मिलते ही जनरल चौधरी ने प्रधानमंत्री शास्त्री को इसकी खबर दी। छम पर हमले की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री शास्त्री ने कैबिनेट की आपात समिति की बैठक बुलाई। शाम करीब 4:45 बजे जनरल चौधरी और वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अर्जन सिंह भी मीटिंग में शामिल होने के लिए साउथ ब्लॉक पहुंचे। पाकिस्तान की इस हिमाकत का माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सैनिकों को हवाई समर्थन देने की मंजूरी मांगी गई, जिसे प्रधानमंत्री शास्त्री ने स्वीकार कर लिया। उन दिनों ये माना जाता था कि भाई अगर हम हवाई जहाज़ इस्तेमाल करते हैं तो वार एक किस्म से एस्केलेट हो जाएगी। तो जब पाकिस्तान ने 1 सितंबर को हमला किया छम एरिया में, अखनूर ब्रिज अपने टारगेट बना के, तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से सेना के जो प्रमुख थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन्होंने परमिशन मांगी कि हम, अगर आप एयरफोर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि टैंक में हम कमज़ोर हैं तो गड़बड़ी हो सकती है, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने इजाज़त दी थी। बैठक खत्म होने के बाद शास्त्री ने पत्रकारों को बताया कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है और हम इसका मुकाबला करेंगे। जब अब ये उस तरफ बहुत प्रेशर पड़ा वैली की तरफ, तो वहाँ के जो उस वक़्त मुझे याद है लेफ्टिनेंट हरबख्श सिंह भी थे, तो उन्होंने बताया कि वो गए इनके पास, तो कहने लगे कि देखिए अब प्रेशर इतना बढ़ गया वहाँ पे कि हमें एक फ्रंट और खोलना पड़ेगा ताकि जो पाकिस्तान का भी जो टेंशन है डिवाइड हो और फोर्सेस भी डिवाइड हो। तो शास्त्री जी ने क्यों नहीं करते? वो कहते हैं जी कि अब ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको क्रॉस करना
कहते हैं ना, अपने मुल्क को बचाने के लिए क्या इंटरनेशनल क्रॉस करो। तो हमेशा वो कहता था भगत सिंह, एक छोटे से आदमी ने इतना बड़ा फैसला लिया कि उससे हम लड़ाई जीते। प्रधानमंत्री का निर्देश मिलते ही भारतीय वायुसेना जवाबी हमले के लिए तैयार थी। भारतीय वायुसेना ने छम में पाकिस्तान सेना पर बम बरसाने शुरू किए। पहले ही दिन की सीधी लड़ाई में वायुसेना ने छम सेक्टर में पाकिस्तान के 10 पेटन टैंक बर्बाद कर दिए थे। इतना ही नहीं, हाजी पीर दर्रे की 4 और थिटवाल की सैनिक चौकियों पर भारतीय फौज का कब्जा हो गया था। युद्ध में पाकिस्तान को हारता देख राष्ट्रपति अयूब खान ने गलत बयानी शुरू कर दी। Failing to suppress the freedom fighters in the occupied territory of Jammu and Kashmir, India has embarked on a course of aggression across the ceasefire line. रावलपिंडी में अयूब खान ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर युद्ध थोप रहा है। 2 सितंबर 1965 की शाम प्रधानमंत्री शास्त्री ने मंत्रिमंडल की आपातकालीन समिति की बैठक फिर बुलाई। इस बैठक में प्रधानमंत्री शास्त्री ने साफ कहा, कश्मीर को बचाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान पर हमें हमला करना होगा और ये हमला फौरन करना होगा। पाकिस्तान हमें कमजोर ना समझे। मंत्रिमंडल की इस आपात समिति की बैठक में ज्यादातर सदस्यों ने प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। अगले दिन बैठक में प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया और 3 सितंबर 1965 को शास्त्री ने अपनी सेनाओं को जवाबी हमले की अनुमति दे दी, जिसकी उम्मीद अयूब खान को कतई नहीं थी। कल देखिए भारतीय फौज ने कैसे लाहौर की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू किए, कैसे जांबाज सैनिकों ने लाहौर में तिरंगा फहराया और 1965 के युद्ध में जीत की असली कहानी।